वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम नेस्ट.जेएस आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम नेस्ट.जेएस आर्किटेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आप ऑलरेडी थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिस्कस कर चुके हो, बट कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी होंगी जो आपके लिए इस वीडियो में न्यू रहने वाली हैं, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोज में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली पार्ट होती हैं नेस्ट.जेएस आर्किटेक्चर का, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। आप जब भी नेस्ट.जेएस का इंटरव्यू देने जाओगे, आपसे नेस्ट.जेएस आर्किटेक्चर से रिलेटेड, उन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, जब भी इसके लिए मैंने यहां पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हम थ्योरेटिकली इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी यहां पर कवर होने वाली हैं। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई क्या कर रहे हो यार, जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको बैकएंड डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जाएगा विद नेस्ट.जेएस। ठीक है, तो आपने इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर हम यहां पर अगर बात करते हैं नेस्ट.जेएस आर्किटेक्चर की, तो नेस्ट.जेएस का जो आर्किटेक्चर होता है वो काफी मॉड्यूलर होता है, स्केलेबल होता है और मेंटेनेबल होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम अपने हर फीचर को मॉड्यूल्स में क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि हमारा जो हर फीचर होगा उसके लिए हम क्या बना देते हैं, एक सेपरेट मॉड्यूल बना देते हैं। और अगर हम हर फीचर के लिए एक सेपरेट मॉड्यूल बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि हर फीचर के लिए हम अलग कंट्रोलर बनाएंगे, अलग सर्विस बनाएंगे, अलग पैटर्न्स, अलग प्रोवाइडर्स बनाएंगे। ठीक है, इससे होगा क्या कि हमारा जो कोड है वो मॉड्यूलर फॉर्म में आ जाएगा कि हमारे जितने फीचर्स थे सबके लिए हमने सेपरेट मॉड्यूल बना लिया, और जब सबके लिए सेपरेट मॉड्यूल बना लिया तो मॉड्यूल के अंदर क्या आते हैं, हमारे सर्विसेज और कंट्रोलर्स आते हैं। तो हर फीचर के लिए अलग सर्विस की फाइल बनेगी, हर फीचर के लिए अलग कंट्रोलर की फाइल बनेगी, जिससे हमारे कोड की स्केलेबिलिटी काफी इंक्रीज हो जाती है, हमारे कोड की मेंटेनेबिलिटी काफी इंक्रीज हो जाती है। इस पैटर्न को फॉलो करने से हम रीयूजेबिलिटी काफी अचीव कर लेते हैं। हमारा जो कोड होता है वो काफी वेल स्ट्रक्चर कोड हो जाता है। हमारा ये जो आर्किटेक्चर होता है वो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर में डिफाइन हो जाता है, क्योंकि हम अपने हर फीचर को बेसिकली क्या कर देते हैं, सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल्स में डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, नेस्ट.जेएस का आर्किटेक्चर होता है कि हम अपने हर फीचर को मॉड्यूल्स की फॉर्म में डिफाइन कर देंगे। हर फीचर को मॉड्यूल्स की फॉर्म में डिफाइन करेंगे, इसका मतलब है कि हर फीचर का अलग कंट्रोलर होगा, हर फीचर का अलग सर्विस होगा। इससे हमारा कोड मॉड्यूलर हो जाता है, इससे हमारे कोड की स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, हर चीज यहां पे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, नेस्ट.जेएस आर्किटेक्चर होता है। अब यहीं पर ही हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आती हैं, जिसमें से सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है क्लाइंट की, जिसको आप यूजर भी कह सकते हो। और ये बहुत सिंपल होता है, ये बेसिकली क्या है, हमारा फ्रंट एंड का पार्ट है। अब ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये कोई ऐप भी हो सकती है, जहां से क्या आएगी, बेसिकली रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है कि भाई फ्रंट एंड पे हम चाह क्या रहे हैं। अब वो जो रिक्वेस्ट है वो आपकी ब्राउजर से भी जनरेट की जा सकती है, वो रिक्वेस्ट आपकी मोबाइल से भी जनरेट की जा सकती है। होता क्या है कि आपका जो फ्रंट एंड होता है वहां से एक एंड पॉइंट को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट ट्रिगर की जाती है कि लेट सपोज मुझे जाना है प्रोडक्ट्स के पेज पे, तो मैं क्या कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई सर्वर पे और सर्वर पे जाके मुझे प्रोडक्ट्स का पेज ला कर दो। तो मैं हूं फ्रंट एंड पे, यानी कि मैं हूं क्लाइंट, मैं हूं यूजर। मैं क्या कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने ब्राउजर से या अपने मोबाइल से। और क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बेसिकली एक एंड पॉइंट को क्या करना चाह रहा हूं, ट्रिगर करना चाह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि भाई प्रोडक्ट्स का पेज मुझे लाके दे दो, या मैं बोल रहा हूं कि एम्प्लॉयज का पेज मुझे लाके दे दो, या मैं बोल रहा हूं कि यूजर्स का पेज मुझे लाके दे दो। तो रिक्वेस्ट जनरेट करना किसका काम होता है, क्लाइंट का काम होता है, जिसको हम यूजर भी कह सकते हैं, जिसको हम क्लाइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट कहां से जनरेट होगी, क्लाइंट की साइड से। अब ये रिक्वेस्ट जनरेट होकर जाती है कंट्रोलर वाले भाई के पास। कंट्रोलर वाले भाई को आप रिसेप्शनिस्ट कह सकते हो। रिसेप्शनिस्ट का काम क्या होता है कि आप कहीं पे भी अगर आप देखो, रिसेप्शनिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होगा वो सबसे पहले किसके पास जाता है, रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। कोई भी उसने इंफॉर्मेशन लेनी होगी, कोई भी उसने रिक्वेस्ट करनी होगी, कोई भी चीज करनी होगी, वो सारी चीजें कौन हैंडल कर रहा होता है, रिसेप्शनिस्ट हैंडल कर रहा होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट आता है कंट्रोलर्स में। कंट्रोलर भी क्या करते हैं, जो क्लाइंट की तरफ से HTTP रिक्वेस्ट हिट की जाती है, जो एक एंड पॉइंट बेसिकली हिट किया जाता है, जो आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है, कंट्रोलर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, लिसन करता है, और उस रिक्वेस्ट को उसके अकॉर्डिंग सर्विस के पास भेज देता है कि भाई हमने अपने एप्लीकेशन में बताया हुआ होगा ना कि भाई अगर स्लैश प्रोडक्ट्स के नाम से आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो आपने ये वाली लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है। स्लैश यूजर के नाम से अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो आपने ये वाली लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है। तो वो जो लॉजिक इंप्लीमेंट करने वाला पार्ट होगा वो कंट्रोलर के अंदर नहीं लिखा हुआ होता, बल्कि वो किसके अंदर लिखा हुआ होता है, सर्विस के अंदर लिखा हुआ होता है। कंट्रोलर का सिर्फ काम होता है ब्रिज वाला
काम। ब्रिज वाला काम का मतलब कि जो क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है उसको हैंडल करना, उसको रिसीव करना, उसको लिसन करना, और वो रिक्वेस्ट लिसन करने के बाद कंट्रोलर को पता होगा कि भाई इस रिक्वेस्ट को किस सर्विस के पास भेजना है। तो कंट्रोलर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को उसकी डिजायर्ड सर्विस के पास भेज देगा ताकि यूजर को उसका डिजायर्ड रिस्पॉन्स मिल सके। ठीक है, तो ये क्या करता है कंट्रोलर, बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट को, क्लाइंट की साइड से जो HTTP रिक्वेस्ट आती है उसको ये रिसीव करेगा, सर्विस के पास भेजेगा, सर्विस क्या करेगा, वो लॉजिक को हैंडल करेगा और सर्विस आपको एक रिजल्ट देगा, एक रिस्पॉन्स देगा। कंट्रोलर का काम होगा उस रिस्पॉन्स को, जो बेसिकली अभी अभी सर्विसनेस को दिए, उस रिस्पॉन्स को पकड़ना और वापस क्लाइंट को लाके दे देना कि भाई तुमने मुझसे ये चीज मांगी थी, ये लो मैंने तुम्हें ये लाकर ये चीज दे दी है। आप कंट्रोलर को वेटर भी समझ सकते हो, जैसे रेस्टोरेंट में वेटर्स होते हैं कि कोई भी यूजर होता है, कोई भी क्लाइंट होता है, वो डायरेक्टली आपके कोई शेफ से कम्युनिकेट नहीं करता, वो किससे रिक्वेस्ट करता है, वेटर से। वेटर जाएगा अंदर शेफ के पास, एक डिश प्रिपेयर करवाएगा, उस डिश को लेकर आएगा और क्लाइंट को लाके दे देगा। यही काम होता है एग्जैक्टली कंट्रोलर का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्विस की, अभी अभी हमने डिस्कस करा कि भाई कंट्रोलर में हम क्या करते हैं, बेसिकली राउट्स को हैंडल करते हैं, HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। लेकिन उन HTTP रिक्वेस्ट पर हमने क्या बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है, वो लॉजिक हम किसके अंदर लिखते हैं, सर्विस के अंदर लिखते हैं। सर्विस बेसिकली क्या होती है, एक टाइप स्क्रिप्ट की क्लास होती है जिसके अंदर हम अपनी बिजनेस लॉजिक लिखते हैं कि भाई डेटाबेस से डेटा फैच करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई भी बिजनेस लॉजिक करनी है, वो सारी चीजें हम कहां पे करते हैं, सर्विसेज के अंदर करते हैं। यहां पर हम HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करते हैं, यहां पर बेसिकली सिर्फ हम लॉजिक लिखते हैं। HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने का काम कंट्रोलर का होता है। जब यूजर क्या करता है, क्लाइंट क्या करता है, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जनरेट करता है, वो रिक्वेस्ट आती है कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर को पता होता है कि इस रिक्वेस्ट को किस वाली सर्विस के पास भेजना है। तो कंट्रोलर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को रिलेटेड सर्विस के पास भेजेगा, वो सर्विस क्या करेगी, वो बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करके रिजल्ट किसको देगी, रिस्पॉन्स किसको देगी, कंट्रोलर को देगी, और कंट्रोलर वो रिस्पॉन्स ले जाके वापस किसको दे देता है, हमारे क्लाइंट को दे देता है, ताकि हमें फ्रंट एंड पर वो डिजायर्ड आउटपुट मिल सके, वो डिजायर्ड रिस्पॉन्स मिल सके। ठीक है, तो सर्विसेज बेसिकली क्या होती है, एक टाइप स्क्रिप्ट की क्लास होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रोवाइडर की, ये आपके लिए टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी न्यू रहने वाली है। प्रोवाइडर बेसिकली क्या होती है, कोई भी ऐसी क्लास जिसको हम क्या करवा सकते हैं, इंजेक्ट करवा सकते हैं या रीयूज करवा सकते हैं। अब वो क्लास आपकी सर्विसेज भी हो सकती है, वो क्लास आपकी कस्टम क्लासेस भी हो सकती हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं नेस्ट.जेएस में क्लासेस से रिलेटेड। तो ये प्रोवाइडर्स बेसिकली वो कोई भी क्लास हो सकती है, ऐसी क्लास जो क्या हो सके, इंजेक्ट हो सके या रीयूज हो सके। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोवाइडर बोलते हैं कि ये बेसिकली एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। मेनली जो हम प्रोवाइडर्स का यूज करते हैं वो सर्विसेज के साथ करते हैं। ठीक है, तो आपके जो प्रोवाइडर्स होते हैं इनको बेसिकली क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है मॉड्यूल के अंदर। और कैसे रजिस्टर किया जाता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करते हुए इसको रजिस्टर किया जाता है। अब ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, इस टर्मिनोलॉजी को अभी हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर प्रॉपर डिटेल में बात करने वाले हैं। ये नेस्ट.जेएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, बेसिकली एक ऐसी क्लास जिसको हम क्या करवा सकें, इंजेक्ट करवा सकें, रीयूज करवा सकें, जैसे कि सर्विसेज होती हैं, कस्टम क्लासेस होती हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, प्रोवाइडर्स होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मॉड्यूल की, जिसको हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि मॉड्यूल क्या होता है, बेसिकली एक टाइप ऑफ कंटेनर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्रुप करवा देते हैं। किसको ग्रुप करवा देते हैं, हमारे कंट्रोलर्स हों, सर्विसेज हों, प्रोवाइडर्स हों, ये बेसिकली हम क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं कंटेनर के अंदर, एक बॉक्स के अंदर, एक फोल्डर के अंदर, और उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, नेस्ट.जेएस में मॉड्यूल्स बोलते हैं। इससे होता क्या है कि हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो काफी ऑर्गेनाइज हो जाती है, फीचर्स वाइज ऑर्गेनाइज हो जाती है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि नेस्ट.जेएस आर्किटेक्चर में हम क्या करते हैं, फीचर्स को मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर दे देंगे। जो जो हमारा फीचर होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट मॉड्यूल बना देते हैं, जैसे प्रोडक्ट मॉड्यूल बना दिया, यूजर मॉड्यूल बना दिया। अब इस प्रोडक्ट मॉड्यूल के अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी कंट्रोलर्स होंगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगी, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोवाइडर्स होंगे, वो सारे इस मॉड्यूल के अंदर ग्रुप होकर आ रहे होंगे। सेम ऐसे ही यूजर मॉड्यूल अगर मैंने बनाया तो ये बेसिकली एक फीचर है, इससे रिलेटेड जो कंट्रोलर्स होंगे, इससे रिलेटेड जो सर्विसेज होंगी, इससे रिलेटेड जो प्रोवाइडर्स होंगे, वो सारे रैप हो रहे होंगे, बेसिकली ग्रुप हो रहे होंगे किसके अंदर, मेरे यूजर मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी काफी इंक्रीज हो जाती है, हमारी एप्लीकेशन की मेंटेनेबिलिटी काफी इंक्रीज हो जाती है, हमारी एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, काफी क्लीन हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेस्ट.जेएस का, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में
प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम बात करते हैं नेस्ट.जेएस में बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन की, तो नेस्ट.जेएस में बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, जो आपको ऑटोमेटिकली सर्विसेज प्रोवाइड करता है जब आपको उसकी नीड होगी। हमें यहाँ पे मैन्युअली खुद से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं पड़ती, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारी जो टेस्टेबिलिटी होती है या रीयूजेबिलिटी होती है वो काफी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पे खुद से बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं होती क्लास का। हमें किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की मैन्युअली नीड नहीं होती, कोई इंस्टेंस बनाने की नीड नहीं होती। नेस्ट.जेएस ये सारा काम ऑटोमेटिकली कर रहा होता है, जिसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम लें कि भाई अगर हम किसी स्कूल में जाते हैं तो वहां पर जाकर अगर हम एडमिशन लेते हैं, क्या हमें क्लास के अंदर किसी टीचर को खुद से बुलाना पड़ता है? ऑब्वियसली नहीं बुलाना पड़ता। भाई हम स्टूडेंट हैं, हम जाके क्लास में बैठेंगे, टीचर ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी क्लास में आएगा। वो एनवायरनमेंट बेसिकली क्या करेगा, खुद मैनेज करेगा कि किस टीचर को किस क्लास के अंदर किस टाइम पर भेजना है। आपको खुद से मैन्युअली नीड नहीं पड़ेगी उस टीचर को बार बार बुलाने की, ठीक है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट होता है नेस्ट.जेएस में कि आपको यहां पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की, इंस्टेंसेस क्रिएट करने की मैन्युअली नीड नहीं होती। जहां पर भी ऑब्जेक्ट की नीड होगी, जहां पर भी इंस्टेंस की नीड होगी, नेस्ट.जेएस ऑटोमेटिकली वो सर्विस आपको वहां पे प्रोवाइड कर देगा। आपको मैन्युअली ये काम करने की नीड नहीं होगी। जब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कवर करेंगे तब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेकोरेटर्स की, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं, स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिनकी स्टार्ट हमेशा @ के साइन से होती है। @ कंट्रोलर देख चुके हो, @ इंजेक्टेबल देख चुके हो, @get देख चुके हो। ये क्या होते हैं, स्पेशल फंक्शन होते हैं। स्पेशल फंक्शन का मतलब ये बताते हैं नेस्ट.जेएस को कि किस क्लास को या किस मेथड को या किस वेरिएबल को आपने कैसे ट्रीट करना है। जैसे अगर किसी क्लास से पहले मैंने @ कंट्रोलर लगा दिया तो इसका मतलब है ये नेस्ट.जेएस को बताएगा कि भाई तुमने इसको कोई सिंपल क्लास नहीं समझना, बल्कि ये क्लास क्या है, कंट्रोलर है, ये HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल कर रही होगी। सेम ऐसे ही अगर मैंने किसी क्लास से पहले इंजेक्टेबल लगा दिया तो ये नेस्ट.जेएस को बताता है कि भाई तुमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करते हुए इस क्लास को ऑटोमेटिकली क्या करवा देना है, इंजेक्ट करवा देना है जहां पर भी नीड होगी। यूजर को इसका मैनुअली, डेवलपर को इसका मैनुअली इंस्टेंस बनाने की नीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेम ऐसे ही आपने @get का डेकोरेटर पढ़ा था, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो नेस्ट.जेएस को बताते हैं कि आपने किसी क्लास को, किसी मेथड को या किसी वेरिएबल को किस तरह से ट्रीट करना है, जिसका यूज हम राउटिंग में भी करते हैं, जिसका यूज हम इंजेक्टिंग सर्विसेज में भी करते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम डेकोरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास नेस्ट.जेएस आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो होता क्या है कि क्लाइंट क्या करता है, बेसिकली रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है, कंट्रोलर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और आगे फॉरवर्ड करता है। आगे कहां पे फॉरवर्ड करता है, वो भेजता है सर्विस के पास। सर्विस क्या करता है, बेसिकली उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करता है और वापस वो रिस्पॉन्स किसको दे देता है, कंट्रोलर को दे देता है। कंट्रोलर क्या करता है, उस रिस्पॉन्स को ले जाके यूजर को दे देता है, क्लाइंट को दे देता है कि भाई तुमने ये रिक्वेस्ट करी थी, ये लो इसका रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। प्रोवाइडर को अगर आप समझो तो प्रोवाइडर बेसिकली क्या होते हैं, सर्विस की हेल्प करते हैं। सर्विस की हेल्प के लिए हम क्या करते हैं, प्रोवाइडर्स का यूज करते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो ये सबको कनेक्ट करता है बिना मैन्युअली मैनेज किए। क्या आपको यहां पे कोई खुद से इंस्टेंस बनाने की, खुद से ऑब्जेक्ट्स बनाने की नीड नहीं होगी। ये सबको क्या करता है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट करता है। मॉड्यूल की बात करें तो सब कुछ एक जगह ग्रुप हो जाता है कि आपके जो कंट्रोलर्स हैं, आपके जो बेसिकली सर्विसेज हैं, प्रोवाइडर्स हैं, हर फीचर का हम एक सेपरेट मॉड्यूल बनाते हैं और उस फीचर से रिलेटेड जो भी कंट्रोलर, सर्विसेज और आपके प्रोवाइडर्स होंगे उनको हम एक जगह पे ग्रुप कर देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। और अगर हम डेकोरेटर्स की बात करें तो ये बताते हैं कि किस चीज का क्या रोल है। कि अगर किसी क्लास से पहले कंट्रोलर वाला हमने डेकोरेटर यूज कर लिया तो वो बताएगा कि इस क्लास को आपने एज अ कंट्रोलर ट्रीट करना है। ये इंफॉर्मेशन ये देता है किसको, नेस्ट.जेएस को देता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, नेस्ट.जेएस आर्किटेक्चर का। होपफुली आपको काफी सारी चीजें यहां पर समझ में आ चुकी होंगी। अगर कोई चीज नहीं भी समझ में आई तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जब आगे आने वाली वीडियोस में हम इनको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे तब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेस्ट.जेएस बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।